हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जितना पढ़ा था केमिस्ट्री पढ़ लिया था। मैंने देखा अभी बायो और फिज़िक्स में इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, तो विल स्टार्ट जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं हम उसी पे फोकस करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फैक्चुअल आते हैं तो वो मैं कुछ कुछ बता दूंगा, एंड डिजीज़ेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो वो करने के बाद हम लोग ज्योग्राफी करेंगे आज से। तो तीन तीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बायो में, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, तो ये तीनों बहुत सारे डिजीज़ करते हैं और डायरेक्ट इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अच्छा, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स भी होते हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले वायरस से देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वायरस में क्या क्या चीज़ होती है, किससे मिलके बना होता है। किसी को पता है वायरस क्या होता है? बता दो, किसी को भी पता हो तो। व्हाट इज एन वायरस? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। वायरस एक्चुअली आप इसको बोल सकते हो कि बहुत ही स्मॉल सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड भी बोल सकते हो आप और इसको लिविंग भी बोल सकते हो। तो ये एक्चुअली जब इसको होस्ट मिल जाता है, होस्ट मतलब जब इसको ह्यूमन बॉडी मिल जाती है तो ये जिंदा हो जाता है, और जब इसको बॉडी नहीं मिलती है तो ये एज अ डेड फॉर्म में पड़ा रहता है। तो वायरस को एक तरह से कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का। तो एक सेकेंड, अरे हाँ, तो वायरस जो है वो सारी सारी जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है सबको इन्फेक्ट कर सकता है, एनिमल्स को, प्लांट्स को, इवन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, उनको भी अटैक कर देता है। उनके ऊपर भी ये एज अ होस्ट काम करता है, मतलब अटैक कर देता है। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वायरस की, जिसने जिसने भी डिस्कवर किया था इसको, तो उसका नाम था बेजरनिक। 1898 में। आपको ईयर याद नहीं रखना है, इवन नाम भी कभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला। बट हाँ, जो सबसे पहले जिसमें डिस्कवर किया गया था वो आप जान सकते हो, जो प्लांट था, टोबैको का प्लांट था। तो जो वायरस का नाम था उसका नाम पड़ा टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस, TMV। वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी बोलते हैं। अब वायरस किस किस का मिलके बना होता है, तो आपको जैसे पता है हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, और सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनलीज होते हैं। उसमें न्यूक्लियस होता है, DNA होता है, RNA होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वायरस में क्या होता है? तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अच्छा अभी बताता हूँ। एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी मैं आपसे। या तो वायरस में DNA होगा या तो RNA होगा, ठीक है। और ये DNA और RNA, इसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको, जो प्रोटीन की लेयर होती है, तो उसको बोला जाता है कैप्सिड। तो वायरस में कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन की लेयर होती है और उस प्रोटीन की लेयर में DNA या RNA होता है। तो वायरस या तो DNA वाला वायरस होगा या RNA वाला वायरस होगा, ठीक है। ये दो ही तरह के वायरस होते हैं, मतलब RNA वाला, और जिसका जेनेटिक मटेरियल में RNA हो और जिसके जेनेटिक मटेरियल में DNA हो। तो हमारे बहुत सारे डिजीजेस हैं इसके, वायरस के। तो अभी जो कोरोना है, कोरोना क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज कोरोना? वायरस। वायरस। वायरस है सर। बिल्कुल। अब इस वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, DNA या RNA? बता रहे हैं। क्या है? DNA है सर शायद।
अच्छा, DNA। नहीं, इसमें होता है सिंगल स्ट्रैंड, मतलब आरएनए। ये जो कोरोना वायरस है, ये आरएनए वाला वायरस है, डीएनए वाला नहीं है। तो कभी आपसे पूछ लें तो याद रखना, कोरोना वायरस इज ए डीएनए वायरस, सॉरी आरएनए वायरस। ओके, अब हम आते हैं डिजीजेस पे। अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें, डिजीजेस पे आते हैं। तो बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, बट हम सारे डिजीज़ नहीं पढ़ेंगे। कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ हैं वो पढ़ेंगे। जैसे आ गया सबसे पहले आपका डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर वायरस से होता है। इसको फैलाता कौन है? सर मॉस्किटो। हाँ, नाम क्या होता है उस मॉस्किटो का? मादा एनोफिलिस। एनोफिलिस से तो मलेरिया होता है। डेंगू होता है टाइगर मॉस्किटो से, जिसपे धारियां धारियां होती है। तो डेंगू का जो मच्छर होता है वो जनरली दिन में काटता है, ठीक है। और फिर देखो, सर क्या नाम बताया आपने? टाइगर मॉस्किटो। टाइगर इसलिए बोलते हैं सर वो बिकॉज नील पानी में रहता है ना? टाइगर इसलिए बोलते हैं बिकॉज उस पर स्ट्राइप्स होती हैं, जैसे टाइगर में धारियां होती हैं वैसे उस मच्छर में भी धारियां पाई जाती है, इसीलिए उसको टाइगर मॉस्किटो बोला जाता है। तो बहुत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो वायरल डिजीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। स्मॉल पॉक्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, जो में सर्दी खांसी जुकाम होता है। कोरोना वायरस इज एक्चुअली टाइप ऑफ कोल्ड ओनली। कॉमन कोल्ड, मीजल्स होता है एक, मीजल्स, मम्प्स होता है MUMPS, फिर होता है रेबीज, डेंगू वायरल, और एक होता है वायरल इंसेफेलाइटिस। तो ये इंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये ब्रेन वाली डिजीज़ है। तो आपको मैंने 9 डिजीज़ बता दी। अच्छा, चिकन पॉक्स भी होता है एक, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ में प्रॉब्लम क्या होती है, इनकी वैक्सीन नहीं बन पाती। वैक्सीन क्यों नहीं बन पाती, कोई बता सकता है? जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन में क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगा, 1 साल से ज़्यादा लग गया, और फिर भी अब जो वैक्सीन लगाई गई है उसको भी बोल रहे हैं ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। क्या रीज़न है? सर शायद, सर क्योंकि शायद वायरस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, एक से एक बहुत ज़्यादा जल्दी फैलाते हैं किसी चीज़ को। नहीं, सर इन्फेक्शन। और ये नया वेरिएंट बना लेते हैं अपना। अच्छा, आप समझते हैं। क्या होता है कि वायरस जो है ना, वो जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में एंटर किया, तो ये क्या करता है कि इसका इसका खुद का एक जेनेटिक मटेरियल है, जैसे मान लो RNA। तो ये हमारी बॉडी में घुसेगा और हमारी मशीनरी पे कंट्रोल कर लेगा और बोलेगा अब तुम मेरा ही जेनेटिक मटेरियल बनाओ, RNA बनाना चालू कर दो। तो क्या होगा, वो सेल RNA बनाने लगेगी, बहुत सारा RNA बनाएगी। इतना सारा RNA बन जाएगा कि वो सेल, मतलब एक तरह से इतना ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा कि रप्चर कर जाएगा, फट जाएगा तो और दूसरी जगह जाकर फैलेगा। तो ये हमारे ऊपर कंट्रोल करती है, हमारे जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करके, और उससे अपना ही जेनेटिक मटेरियल बनवाने लगती है। तो इस कारण, और दूसरी चीज़ ये ही, किसी ने बोला वेरिएंट होते हैं, तो वेरिएंट कैसे होता है, ये म्यूटेट करता रहता है। बायोलॉजी में एक टर्म होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है अपना जेनेटिक मेकअप चेंज करना, मतलब जो सीक्वेंस था आप उस सीक्वेंस को ही चेंज कर लो, कुछ और बन जाएगा। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम यही आती है। पता चला आपने 6 महीने में एक वैक्सीन निकाली, और अब वो वायरस ने अपना अपना अस्तित्व ही चेंज कर लिया, उसने अपना रूप ही चेंज कर लिया, जिसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो उसका जेनेटिक मेकअप ही डिफरेंट हो गया, तो आपका वो वैक्सीन काम ही नहीं करेगा। तो वायरस के खिलाफ वैक्सीन इसीलिए ही बनना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो अपना रूप बदलता रहता है, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में, दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन इज चेंजिंग द जेनेटिक मेकअप, सो दैट आप इसको, दैट इज वाई वायरस जो होता है वो कहीं भी सर्वाइव कर लेता है, किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है, और उसको मतलब ख़त्म नहीं कर सकते। तो हमने पढ़ा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, एड्स। एड्स भी इसीलिए एड्स बोलते हैं ना, लाइलाज बीमारी है एड्स, क्योंकि ये वायरस से होती है। एड्स इज एक्चुअली
इट इज़ एन फुल फॉर्म इसकी होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जो एड्स वाला वायरस होता है जिसको हम HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, वो क्या करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको वीक कर देता है। तो एड्स से नहीं मरता आदमी। एक्चुअली क्या होता है कि अगर उस ड्यूरेशन में अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हो जाए ना, तो आप इवन उससे भी मर सकते हो, सर्दी खांसी जुकाम से, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम ख़त्म हो गया है। वो लड़ने के काबिल ही नहीं होगा, वो एंटीबॉडीज़ बना ही नहीं पाएगा, बिकॉज HIV ने उसको ख़त्म कर दिया है। तो एक छोटा सा कोल्ड सर्दी खांसी जुकाम से भी मौत हो सकती है। सो HIV एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कभी कभी आपका ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ डिफिशियंसी, बहुत सारी, एक्वायर्ड मतलब कहीं से लिया हुआ, इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम पे, डिफिशियंसी मतलब कमी कर देता, सिंड्रोम मतलब एक ग्रुप होता है। तो ये क्या करता है, जब ये हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि आपको बहुत सारी बीमारियां एक साथ लग जाती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ठीक ही नहीं कर पाता। तो दैट इज़ वाई ये वायरल डिजीजेस बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो आपको मैंने 9 डिजीज बताई: चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, एड्स, मीजल्स, मम्प्स, रेबीज, डेंगू फीवर और वायरल एंसेफेलाइटिस। ये सारी वायरल डिजीजेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। तो डेंगू फीवर सबसे ज़्यादा ऑप्शन में रहता है। तो आपको लगेगा डेंगू फीवर मच्छर से होता है, मगर वो मच्छर से नहीं होता है, डेंगू का वायरस होता है, मच्छर उसको फैलाता है। ठीक है। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी हाँ, डेंगू फीवर जिस वायरस से होता है उसका नाम क्या है? डेंगू वायरस। वो तो टाइगर मॉस्किटो को फैलाता है। हाँ देखो, वायरस जिससे होते हैं ना वो बड़े अच्छे नाम होते हैं, जो बीमारी है वही वायरस का नाम है। ठीक है। ओके, थैंक। हाँ, एक्सेप्ट जो स्मॉल पॉक्स होता है उसका नाम अलग होता है, वेरियोला वायरस। चिकन पॉक्स को मतलब आप उतना उसमें मत जाओ डिटेल में, आपको सिर्फ वायरस याद रखना है। देन बैक्टीरिया। बैक्टीरियल डिजीजेस में एक आता है सबसे कॉमन, टीबी। टीबी जो बैक्टीरिया करता है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिससे ट्यूबरक्लोसिस होता है। टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। फिर एक होता है टाइफॉइड। टाइफॉइड जो बैक्टीरिया करता है उसका नाम होता है सल्मोनेला टाइफी। फिर एक होता है टेटनस। अब आपको मैं नाम बता रहा हूँ, बट ज़रूरी नहीं है आपको नाम याद रखना है। टेटनस होता है, टेटनस का बैक्टीरिया क्या करता है, इसको लॉक जॉ भी बोलते हैं। लॉक जॉ मतलब हमारा जो जबड़ा होता है ये लॉक हो जाता है, आप इसको हिला नहीं पाओगे। हिला नहीं पाओगे तो खाना नहीं खा पाओगे। तो अगर किसी को टेटनस वाला, अगर इसमें आपने इंजेक्शन नहीं लगाया और ये टेटनस वाली प्रॉब्लम हो गई, तो फिर वो हमारा जो जबड़ा होता है वो जाम हो जाएगा। अच्छा, एक होता है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ, ये इससे पूछ लेते हैं, इसका जो नाम ऑर्गेनिज्म है बॉर्डेटेला परचुएसिस, बैक्टीरिया का नाम है। फिर एक होता है डिप्थीरिया। तीसरा होता है कॉलेरा। चौथा होता है लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब वो कोड़। पांचवा होता है निमोनिया। छठा होता है टेटनस। सातवां टाइफॉइड। आठवां ट्यूबरक्लोसिस। नाइन्थ होता है प्लेग। प्लेग को फैलाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो चूहा है। ठीक है, प्लेग को बहुत ज़्यादा फैलाता है ये। तो 9 हमने वायरस की पढ़ी, 9 बैक्टीरिया की पढ़ी। अब कुछ प्रोटोजोआ की पढ़ लेते हैं। सर, हाँ, जो प्लेग है वो तो चूहे के काटने से होता है ना? प्लेग बताओ भाई, किसी को, कोई इनको बताओ, समझाओ प्लेग कैसे होता है। चूहे के काटने से वो फैलाता है चूहा। नहीं, पर होता तो कुछ नहीं होता ना, चूहे के काटने से होता है। देखो, वो क्या करता है, जो प्लेग डिजीज होती है ना, ये होता है बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का नाम होता है यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, और ये चूहे के काटने से होता है, बिल्कुल। तो जब वो मच्छर चूहे को काटेगा तो उसके ब्लड में आ नहीं जाएगा ये बैक्टीरिया, हाँ, तो वो हमारे ब्लड में आ जाएगा, इसलिए हमें हो जाएगा। मलेरिया कैसे होता है? ऐसा होता है। मलेरिया कैसे होता है?
वो ऐसे होता है ना, वो मच्छर उनको मतलब हाँ काट देता है। तो जब मच्छर वो काटता है तो वो अपने लार्वा, अपने छोटे बच्चे छोड़ देता है, तो वो पैदा हो जाते हैं, तो वही कर देते हैं। ओके। ठीक है। अब मलेरिया भी जो मच्छर के काटने से होता है, मच्छर फैलाता नहीं, सॉरी, मच्छर उसको फैलाता है, मलेरिया को। अगर आपसे पूछे मलेरिया होता किससे, तो क्या आंसर होगा? प्लाज्मोडियम। यस, और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। हम्म। ठीक है, तो वो एनोफिलीज उसको फैलाता है, और प्लाज्मोडियम के की वजह से होता है वो। ओके। देन दूसरा होता है एक अमोबिक डिसेंट्री, ये भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और एक बहुत कॉमनली जो दो सवाल आपसे पूछते हैं, एक होता है स्लीपिंग सिकनेस और एक होता है काला जर। तो स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है? अनिद्रा से क्या कहते हैं? नहीं, वो तो ठीक है, बट व्हाट इज इट एक्चुअली, होता क्या है? उसमें बहुत नींद आती होगी। अच्छा। नींद अ, आती है। क्या क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, नींद आती है क्या इसमें? स्लीपिंग सिकनेस। अब इस पे जो सवाल आता है, ये कहाँ पाया जाता है, पहले तो ये बताओ। डोंट नो। देखो, ये एक्चुअली अफ्रीका में पाई गई थी डिजीज। और एक जो इसको फैलाने वाली मक्खी होती है, जिसका नाम होता है सी फ्लाई, TSE और फ्लाई। तो उसके उस वो फैलाती है स्लीपिंग सिकनेस को। ओके। और तो ये आपसे कई बार पूछते हैं इसका नाम क्या होता है। तो ट्रिपैनोजोमा नाम का पैरासाइट है, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। और इसको फैलाता है, ट्रांसमिट करता है सी फ्लाई, TSE। तो इसको आप ओके। ध्यान रखना। बहुत डिफिकल्ट है। डिफ़िकल्ट है तो नहीं, ऑप्शन रहेंगे आपको, मिल जाएगा। सी ठीक फ्लाई है। आपसे, मतलब अगर आप नहीं, 12th। जैसे फ्लाई डिफिकल्ट नहीं है, वो डिफिकल्ट है। क्या? ट्रेपोनोजोमा। पेनोज। ट्रिपैनोजोमा जनरली आपको सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि किससे फैलाते हैं, मैच द कॉलम आएगा, अरे या, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट या होना फिर चाहिए। आइडेंटिफाई करना होता है। और एक होता है ओके। काला अजहर। काला अजहर जो होता है वो लिशमैनिया डोनोवैनी से होता है। ये चार डिजीज मैंने आपको बताई, प्रोटोजोन्स: मलेरिया, अमोबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस और काला अजहर। इसके अलावा तीन और डिजीज हैं जो कि वर्म से होती है, वर्म्स। पेट में जो कीड़े होते हैं उनको वर्म्स बोलते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो होता है वो होता है टेप वर्म। टेप जैसा होता है, पतला पतला सा। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। इंटेस्टाइन में देखो, वर्म्स जो होते हैं ना, ये इनकी बॉडी में कुछ नहीं होता, मतलब ये हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में चिपक जाते हैं। और इंटेस्टाइन में क्यों मिलते हैं? बिकॉज वहीं पे हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है, तो इनको पका पकाया चीज़ मिल जाता है, तो दैट इज़ वाई इंटेस्टाइन में रहते हैं। फिर होता है एक फाइलेरेसिस, ये भी बहुत कॉमन है। वाउचेरिया बैंक्रफ्टाई नाम है इसका। इसमें शायद से पैर बहुत मोटे हो जाते हैं। एक सेकेंड, आई थिंक इसको एलिफेंट डिजीज भी बोलते हैं। एक सेकेंड। साइंस के नाम बहुत मुश्किल रहते हैं तो। हाँ, मतलब ये डिजीज अब आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, इसको एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं, बिकॉज ना इसमें आपके पैर हाथी जैसे हो जाते हैं, बहुत मोटे मोटे। तो फाइलेरिया बोलते हैं सर उसे। हाँ, फाइलेरिया। फाइलेरिया बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको? फाइलेरिया ही तो बताया है, फाइलियरेसिस वो उसको। फाइलेरिया बोल रहा हूँ शायद, ये सही फाइलेरिया वर्ड, सही ऐसे तो वर्ड बोल रहे हैं। फाइलेरिया है क्या सर? फाइलेरिसिस एक वो हो गया, मतलब जैसे प्रोसेस हो गया ना, तो फाइलेरिया ही होता है इसका नाम। इसको एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं, है ना। ये लिम्फ नोड पे अटैक कर देता है। लिम्फ ऑर्गन्स क्या करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो लिम्फेटिक फाइलेरिसिस होता है, जिसको राउंड वर्म, जिसको हम बोल रहे हैं कि फाइलेरिया से होता है, ये वर्म से होते हैं ये सारे डिजीज। फाइलेरिया बोलो या फाइलेरिसिस बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो आप दो ही नाम याद रखो, टेप वर्म और फाइलेरिसिस, जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटाइटिस।
जो कि उसका पैरासाइट है वोचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ओके, फिर तो ये आपके डिजीजेज हो गए कुछ कॉमन, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म्स और वायरस की वजह से। देन हम कुछ और डेफिशिएंसी की बात करते हैं। एनीमिया, अनीमिया किससे होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। खून की कमी से होता है ना, मतलब आयरन की कमी। हाँ, आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। क्वार्शियोरकर, वो विटामिन डी की। Kwashiorkor and Marasmus are two diseases which are due to the deficiency of proteins, not vitamin D. प्रोटीन। ओ विटामिन डी, या विटामिन डी से रिकेट्स होता है। हाँ वो गोइटर हमने पढ़ लिया, गोइटर होता है आयोडीन की कमी से। ब्लड क्लॉटिंग में देरी विटामिन के की वजह से होता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब छेद में छेद नहीं, हड्डियां खोखली हो जाती हैं, तो दैट इज कैल्शियम की कमी से होती है। फिर कुछ ऐसे डिजीजेस पढ़ते हैं हम, आप लोग माइक ऑफ कर लें। कुछ ऐसे डिजीजेस पढ़ते हैं जिससे हमारे बॉडी पार्ट अफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला एड्स, एड्स से हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। आर्थराइटिस से हमारे जोड़, घुटने, जॉइंट्स। अस्थमा, अस्थमा से हमारा ब्रोंकियल मसल्स जो कि लंग्स में होते हैं। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस इज ऑल्सो अ डिजीज ऑफ लंग्स, मतलब लंग्स में प्रॉब्लम होती है तो ब्रोंकाइटिस। फिर कैटरेक्ट, कैटरेक्ट आई की प्रॉब्लम है। और फिर इसमें डायबिटीज़, डायबिटीज़ किससे रिलेटेड है? पैंक्रिया से। देन गोइटर हो गया, गोइटर जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, थायराइड ग्लैंड जो गले में होती है। देन हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस होता है लिवर से रिलेटेड। जॉन्डिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू लिवर। मलेरिया, मलेरिया स्प्लीन से रिलेटेड है, स्प्लीन हमारी बॉडी में ही होता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस ब्रेन से रिलेटेड है। और पैरालिसिस, पैरालिसिस आपको पता है नर्व्स और लिम्ब जो होते हैं काम करना बंद कर देते हैं, तो हमारी बॉडी को सिग्नल नहीं मिलता, तो वो ऐसी ही पड़ी रहती है, पैरालिसिस। निमोनिया, निमोनिया इज रिलेटेड टू लंग्स। ट्यूबरक्लोसिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू लंग्स। तो ये हमने ख़त्म कर लिया। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना इनके ऊपर, मैं एक क्वेश्चन का भी सेशन लूँगा आपसे, तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे डिजीजेस सारे जितने भी पूछे गई हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर एनीमिया से क्या होता है सर बॉडी में? खून की कमी। अनीमिया इज एक्चुअली डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन। तो आयरन Yes, sir. आयरन हमारे ब्लड के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। वो चलो। ब्लैक से थोड़ा थोड़ा दिखता Okay, भी, sir. ब्लैक ब्लैक धब्बे पे। क्या? वो बाहर से थोड़ा शो भी कई बार हो जाता, खून की कमी, ब्लैक ब्लैक। नहीं समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? चलो कोई बात नहीं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम मोस्टली आज जनरल चीज़ें पढ़ेंगे, वैसे हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं तो विल डिस्कस अबाउट एकदम जनरल चीज़, हमारा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, सन क्या है? व्हाट इज सन? सर तारा। हाँ, सन इज अ स्टार। और जो भी प्लैनेट्स हैं, और सन और ये प्लैनेट्स जो हमारी गैलेक्सी है, इसको हम बोलते हैं मिल्की वे, ठीक है। तो गैलेक्सी में क्या होता है? गैलेक्सी हम किसको बोलते हैं? गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हो सकते हैं, गैस हो सकती हैं, डस्ट हो सकते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से बाउंड रहते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो गैलेक्सी होती है अलग अलग शेप्स की हो सकती है, जैसे हमारी जो मिल्की वे है वो स्पाइरल स्पाइरल शेप की है, स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है। और इसी में हमारा सोलर सिस्टम है। तो सोलर सिस्टम किस किस से मिलके बना हुआ है? तो सोलर सिस्टम में हो गए हमारा सन। प्लैनेट्स कितने हैं, कोई बताएगा? सर 8।
8 प्लेनेट। प्लूटो को क्या कर दिया? नहीं। प्लूटो को प्लूटो हमने नहीं कर प्लूटो हाँ प्लूटो को हमने ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया है। तो सन हो गए, 8 प्लैनेट्स हो गए और एक ड्वार्फ प्लैनेट हो गया जिसको हमने बोला है प्लूटो। प्लूटो ठीक है, और भी होते हैं जैसे सीरीज है, इरिस है, हाँ बहुत सारे हाँ और भी हैं, बट हम प्लूटो को याद रखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर जुपिटर, स्मॉलेस्ट इज सर मर्क्यूरी। नियरेस्ट टू सन, मरकरी मर्क्यूरी, फारथेस्ट टू सन, नेपट्यून, नेपट्यून। नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, मार्स नहीं, सर वीनस एंड मार्स। वीनस ही या होगा। वीनस होगा। वीनस एंड मार्स कैसे हो सकता है? आप एक सीक्वेंस में जा रहे हो तो एक ही तो होगा ना प्लेनेट नियरेस्ट। नहीं उधर से मार्स हाँ वो तो है। ठीक है, तो वीनस होगा। और ब्राइटेस्ट प्लेनेट, सर ये भी वीनस। ये भी वीनस। ब्राइटेस्ट स्टार, सन को छोड़ के, सन सन को छोड़ के, सन को छोड़ के सर अल्फा सेंचुरी, नहीं, पोल स्टार, साइरिस नाम है इसका, साइरिस। साइरस। प्लेनेट विद मैक्सिमम सैटेलाइट, सर जुपिटर। सैटर्न है, सैटर्न है, सैटर्न है। 82 है आई थिंक। क्या? 82 है आई थिंक और जुपिटर के 79 है। अच्छा, ये नंबर नहीं पता, बट सैटर्न इज हैविंग हाँ मैक्सिमम सैटेलाइट्स। कोल्डेस्ट प्लेनेट, नेपच्यून सर यूरेनस। नहीं, कोल्डेस्ट जो सबसे दूर होगा, नेपट्यून। नेपच्यून या हाँ, अब ये सवाल आपको बहुत कठिन लग सकता है। हॉटेस्ट प्लेनेट, सर ये वीनस है सर। मरकरी। नो नो वीनस। हाँ देखो, अब आपको डाउट होगा कि मरकरी सबसे पास है सन के, तो वो ही होगा, बट मरकरी नहीं है, इसका आंसर वीनस होता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज मरकरी जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है ना? तो इसका आंसर वीनस ही होगा। वीनस बहुत बार आप जगह देखो, वीनस इज नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं इसको। नहीं, अर्थ का ट्विन किसको बोलते हैं? मार्स को अर्थ का ट्विन भी वीनस को ही बोलते हैं। देखो, वीनस के नाम मैं बताता हूँ। इट इज नियरेस्ट टू अर्थ, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, हॉटेस्ट प्लेनेट, देन मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं इसको, और अर्थ का जुड़वा, अर्थ ट्विन। इतने सारे हैं वीनस। इसका 462 एवरेज टेम्परेचर और मरकरी का अरे बाप 428। रे, अरे इतना टेम्परेचर आपसे कोई नहीं पूछेगा। सिंपल चीज पूछते हैं। रेड, मतलब ज्यादा टेम्परेचर होगा। रेड प्लेनेट, सर मार्स। हाँ ये मार्स है। ब्लू प्लेनेट, ब्लू प्लैनेट सर ये तो धरती माता सर। हाँ ठीक है। तो मतलब हैं कुल मिला के ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बात, यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। ओके अब बात करते हैं अर्थ के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की। ये क्या है? कौन सी लाइंस होती हैं? किस तरह की लाइंस है ये? सर वर्टिकली और imaginary। हॉरिजॉन्टली। Yes, these are imaginary lines drawn parallel to the equator। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम? लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड जो लेटी हुई लाइंस होती हैं, लेटी हुई मतलब इक्वेटर जैसे लेटा है ना, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो जो इक्वेटर होता है उसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। सिमिलरली जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ होता है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। इक्वेटर जो होता है दैट इज द ग्रेटेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अर्थ सरफेस। क्योंकि इक्वेटर एकदम बीच में होता है तो वो ग्रेटेस्ट सर्कल बनाएगा। और जो 23.5 नॉर्थ होती है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, और जो 66.5 नॉर्थ होती है उसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। और जो 23.5 साउथ होती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। मतलब नॉर्थ साइड में क्या हुआ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। साउथ में क्या हुआ? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, और दो लैटिट्यूड्स का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा।
और 1 डिग्री लैटिट्यूड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अब आप मुझे बताओ इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ है, कौन से हेमिस्फेयर में, पहले तो ये बताओ। सर नॉर्दर्न। अच्छा, बच्चों को समझ में आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या होता है, सदर्न हेमिस्फेयर क्या होता है, किसी को कोई डाउट? हिंदी में उसको बोलते हैं उत्तरी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। हाँ, नॉर्थ, नहीं वो नॉर्थ ईस्टर्न होगा ना। नॉर्थन उत्तरी गोलार्ध हो हेमिस्फेयर, जाएगा नॉर्दर्न। नॉर्थन हेमिस्फेयर लॉन्गिट्यूडली एंड इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। हाँ वही उत्तर पूर्वी उत्तर। हाँ, नहीं मैं और बच्चों से पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है सर उसमें नॉर्थन हिंदी और का थोड़ा सदर्न क्या होता है? किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। ओके ओके, तो अर्थ का लैटिट्यूडनल एक्सपेंस क्या है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस क्या है? अर्थ का नहीं, सॉरी इंडिया का, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिया का। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपेंस है, मतलब हमारी जो इंडिया है ये नदर्न हेमिस्फेयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंस हो गया 6.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और लॉन्जिट्यूड हो गया 68.7 ईस्ट। तो आप क्या करो कि आप अप्रॉक्सीमेटली याद कर लो। जैसे लैटिट्यूड हो गया, आप पॉइंट वाला मतलब मिनट्स मत याद करो, 6 डिग्रीज टू 37 डिग्रीज लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड हो गया 68 से 97। ठीक है। तो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखो तो अप्रॉक्सीमेटली 30 का डिफरेंस आता है। 37.6 माइनस 6.4 अप्रॉक्सीमेटली 30, 97 माइनस 68 अप्रॉक्सीमेटली 30। तो द डिफरेंस इज 30। तो आपको इजीली यू कैन एलिमिनेट अगर क्वेश्चन आता है तो। अब आपसे पूछें कि इंडिया का नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? सर लद्दाख। नहीं नहीं, तो इंडिया का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दोनों ही इंदिरा के नाम पर है। नदर्न, आप लोग स्पीकर ऑफ कर लें। नदर्न मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज इंदिरा कोल, जो कि J&K में है। सदर्न मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। ठीक है। द इंदिरा पॉइंट जो है, इसको पहले हम पार्सन पॉइंट भी बोलते थे या पिगमेलन पॉइंट भी बोलते थे। ये एक्चुअली जो इक्वेटर से 876 किलोमीटर दूर है। और जो नहीं, हम, अगर निकोबार को ऐड करें तो ये बनता है, वैसे तो शायद कन्याकुमारी भी कहते हाँ हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो मैं, अगर आप बोलें कि मेन लैंड के अंदर, लैंड के अंदर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो वो कन्याकुमारी है। ठीक है। और पानी वानी ऐसे कुछ ना बोलें कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मेनलैंड की बात ना करें, तो फिर वो आपका चला जाएगा इंदिरा पॉइंट। ओके, नेक्स्ट। सर स्वामी विवेकानंद सेतु भी शायद साउथ में। सर मैंने कहीं ऐसा सुना है कि वो भी एकदम लास्ट में है इंडिया के। हाँ वो कन्याकुमारी में है शायद। नहीं, बट आपको ऐसे इतना वो स्पेसिफिक नहीं पूछेंगे, कन्याकुमारी ही आंसर ऑप्शन में आएगा। ठीक है। ओके, अब तो ये तो बात हो गई लैटिट्यूड की। अच्छा, मैंने आपको लॉन्जिट्यूड्स नहीं बताया। लॉन्जिट्यूड्स जो होती हैं वो एक्चुअली सेमी सर्कल्स होते हैं, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल, अगर आप ऊपर से नीचे लाइन बनाओगे तो वो हाफ हाफ बनेंगे, सेमी सर्कल। तो ये लाइंस सेमी सर्कल्स होती है नॉर्थ टू साउथ। और जैसे हमने बोला था कि डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स आर ऑलवेज इक्वल, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इक्वल नहीं होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देर आर 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो आपको एक बहुत कई बार क्वेश्चन आता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। प्राइम मेरिडियन होता है जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड से पास होता है, और ये क्या होता है, एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, इसको हम ग्रीनविच मैरीटाइम भी बोलते हैं, GMT, जिससे हम टाइम बताते हैं। तो ये जो पास होता है, ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच, जो कि लंदन में है, इसलिए इसको GMT भी बोलते हैं।
तो यही वाला जो मेरिडियन है 0 डिग्री, इसी से अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं। तो हर मेरिडियन इज अ सेमी सर्कल, ईच मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड इज अ सेमी सर्कल। अब एक हमने पढ़ा 0 डिग्री मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और जो 180 डिग्री वाला मेरिडियन होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि 0 के एग्जैक्टली अपोजिट होती है। ठीक है, तो दो लाइंस इंपॉर्टेंट हो गई, 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। 0 डिग्री पे होती है प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री पे होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। अर्थ को 24 लॉन्जिट्यूडनल जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो टोटल 360/24 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 15। तो इसका मतलब है हर जोन 15 डिग्री का है। तो मतलब अगर आप 15 डिग्री क्रॉस करते हो तो 1 घंटे का डिस्टेंस हो जाता है, टाइम हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम टाइम को कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें ये काम आता है, बट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो लॉन्गिट्यूडनल जोन्स हैं वो हर जो 24 लॉन्जिट्यूडनल जोन्स में हमने डिवाइड किया है, तो हर लॉन्जिट्यूडनल जोन 15 डिग्री अपार्ट है, क्योंकि टोटल 360 है। तो 360/24 करोगे तो 15 डिग्री मिलेगा। ओके, फिर हम बात करते हैं कि टाइम के बारे में, लॉन्जिट्यूड और टाइम। ओके, तो जो हमारी अर्थ है वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री जो है वो 24 घंटे में लगाती है। तो इसका मतलब 15 डिग्री इन 1 आवर बोल सकते हैं आप कि हर 15 डिग्री जब वो क्रॉस करती है तो 1 घंटा पास हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो खैर ये आपको कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, बट जब अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन कोई बता सकता है? सर वेस्ट टू ईस्ट। वेरी गुड, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है। इसीलिए जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच कहाँ पे था? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। सर लंदन। हाँ नहीं, लंदन में तो है। यूके। यस लंदन में है। तो ईस्ट साइड में पड़ता है एक्चुअली ग्रीनविच। तो जो क्योंकि सन कहाँ घूम रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले सन कहाँ मिलेगा? ग्रीनविच में जल्दी, मतलब अर्लियर दिखेगा आपको सन। तो क्या होता है, यहाँ पे हम टाइम को गेन करा देते हैं, और जो ग्रीनविच के वेस्ट में होते हैं वहाँ पे क्या होता है, माइनस में हो जाता है टाइम। ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया हमारा कहाँ है? 30 डिग्री पे बताया था मैंने, अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री। तो इसको हम अगर स्टैंडर्ड टाइम में देखेंगे तो ये मिलेगा, मतलब इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्शन 30 डिग्री है ना, तो इसको जो हमें टाइम जोन मिलता है वो 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम आता है। तो दैट मीन्स 5 घंटा 30 मिनट हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से अहेड होते हैं। ठीक है, सर अहेड मीन्स एग्जैक्टली मीन्स यदि यहाँ पे जो भी टाइम हो रहा है 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच में कम होगा, उससे ज्यादा हो रहा होगा। नहीं कम हो रहा होगा। हमारा टाइम आगे होगा, हम आगे होंगे, मतलब वहाँ पे ओके टाइम सर। पहले हो जाएगा हमारा। जैसे वहाँ पे जैसे मान लो इंडिया में बज रहे हैं 5, तो वहाँ पे बज रहे होंगे 12। ठीक है, यस सर। फिर आता है इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको हमने बताया था 180 डिग्री मेरिडियन पे है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि कहाँ पे इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये पैसिफिक ओशियन में होता है। अब ये लाइन एक्चुअली सीधी नहीं होती, जिगजैग लाइन होती है। जिगजैग इसलिए होती है क्योंकि बीच में आइलैंड आ जाते हैं, कभी पानी आ जाता है, तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो पाती, तो ये जिगजैग लाइन होती है। तो अगर ट्रेवलर्स जो होते हैं इस लाइन को क्रॉस करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, है ना, जैसे कि मान लो आप जापान से यूएसए में जा रहे हो, तो क्या होगा? सर वेस्ट टू ईस्ट ही जा रहे हैं सर। आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हो तो वहाँ पे बोलते हैं कि आपका दिन, जैसे
जापान में तो पहले हो जाता है सन, हमने ईस्ट साइड में है ना जापान, यस सर। सॉरी वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हो आप। तो जापान में जो दिन यस होगा सर। ना, जैसे ही आप यूएसए में जाओगे तो वही दिन वापस आ जाएगा, क्योंकि जापान में वो दिन पहले हो चुका है। अब जैसे ही आप यूएसए में जाओगे तो वो डे रिपीट हो जाएगा। इसी तरीके से जो ट्रेवलर्स ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करते हैं, यूएसए से आप जापान जाओगे तो यूएसए में तो आप एक दिन लूज कर दोगे, एक दिन कम हो जाएगा आपका। तो ऐसे कभी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। जब आप वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हो तो आपका दिन रिपीट हो जाएगा, मतलब सेम डे। अगर आपने वेस्ट वाली कंट्री, अगर आप जापान में बुधवार है आज, ठीक है, और आपने डेट लाइन क्रॉस कर ली, आप यूएसए में पहुंच गए, तो मतलब आपका अगला दिन हो गया, मगर वो अगला दिन वहां पे बुधवार ही माना जाएगा, गुरुवार नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप यूएसए से जापान में जाते हो तो अगर यूएसए में बुधवार है तो आप एक दिन लूज कर जाओगे वहां पे। ओके। तो ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं, वेस्ट टू ईस्ट जाने से डे क्या होता है और ईस्ट टू वेस्ट जाने से क्या होता है, अगर आता है तो। ओके, फिर हम और बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हमने पढ़ लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने 23 हाफ नॉर्थ पढ़ लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 हाफ साउथ पढ़ लिया, आर्कटिक सर्कल 66 हाफ नॉर्थ पढ़ लिया। और ये किसके है, सब इक्वेटर से हम डिस्टेंस नाप रहे हैं। एंटार्कटिक होती है 66 हाफ साउथ। फिर एक होता है समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस। तो समर सॉलिस्टिस होता है 21 जून को, जब सन जो है एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर होता है, और इसको बोला जाता है लॉन्गेस्ट डे इन नदर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए 21 जून को बहुत लंबा दिन होता है और गर्मी भी बहुत होती है। सिमिलरली विंटर सॉलिस्टिस होता है एक, ये होता है 22 दिसंबर को। इसमें क्या होता है, सन वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के ओवरहेड होता है, और ये सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो समर सॉलिस्टिस 21 जून, विंटर सॉलिस्टिस 22 जून। ओके, ओके, फिर आपसे और कुछ अर्थ के बारे में बता देता हूँ। अर्थ की रोटेशन से क्या होता है और रिवॉल्यूशन से क्या होता है। आपको पता है अर्थ रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है, कोई डिफरेंस बता सकता है इन दोनों के बीच में? यार तो वो सन के अराउंड भी घूमता है और अपने में भी, मतलब तो उनकी वजह से क्या होता सर है? रोटेशन से डे चेंज होता है एंड रिवॉल्यूशन से सर सर जो ऋतु होते हैं सीजन्स चेंज होता है सर। हाँ। ओके, रोटेशन इज अ डेली मूवमेंट, सो इट्स डे चेंज होता है, सही बात है। रिवॉल्यूशन से इट्स वेदर चेंज हो जाते हैं, है ना, एनुअल मूवमेंट होता है। अब अर्थ रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट। तो अब आपको कितना करता है ये सब जानने की जरूरत नहीं है। अर्थ की रोटेशन से आपको कई बार सवाल आते हैं कि क्या क्या होता है। तो एक इफेक्ट तो आपने समझा है कि दिन और रात होते हैं, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि जो विंड की डायरेक्शन होती है और ओशियन करंट की धाराएं जो होती हैं, टाइड्स, जिसको हम टाइड्स बोलते हैं, तो टाइड्स भी अर्थ की रोटेशन से ही होते हैं, ठीक है। ओके। कोई आपसे पूछे कि रात और दिन इक्वेटर पे क्या होते हैं, तो रात और दिन इक्वेटर पे बराबर होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। फिर बात करते हैं अर्थ की रिवॉल्यूशन पे। तो रिवॉल्यूशन से क्या होता है, अर्थ की जो ऑर्बिट होती है वो इलिप्टिकल होती है। इलिप्स एक प्रकार का शेप होता है, इट इज नॉट कंप्लीटली सर्कल। अगर आप सर्कल को चपटा कर दो तो वो इलिप्स कहला जाएगा, इलिप्स कहलाएगा। तो अर्थ अर्थ जो होता है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो अराउंड 365 डेज लेता है वो। तो एक्चुअली 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स करके कुछ होता है। तो जो हर चौथे साल में एक एक्स्ट्रा दिन बन जाता है ना, तो आपको पता है वो लीप ईयर कहलाता है। तो ये रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या होता है, रेवोल्यूशन की वजह से अर्थ में सीजन्स का चेंज होता है, मौसम बदलते हैं, और वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। अलग अलग हर साल में जैसे दिन होते हैं ना, तो उस दिन में जैसे आप इस साल आज की डेट में देखोगे और अगले साल इसी डेट में देखोगे, तो वेरिएशन होता है लेंथ ऑफ डे एंड नाइट में। और एक दूसरा होता है शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स। ये विंड बेल्ट्स क्या होती हैं आगे पढ़ेंगे।
आपका जो मेन मोटा मोटा है, रिवोल्यूशन से सीजन्स चेंज होते हैं और शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स, ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की। एक होता है लूनर एक्लिप्स, एक होता है सोलर एक्लिप्स। तो लूनार क्या होता है? चंद्र ग्रहण। जब धरती सूरज और चांद के बीच में आ जाती है तो हमें क्या नहीं दिखेगा? सर चंद्रमा। हाँ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स। ठीक है। सिमिलरली सोलर एक्लिप्स, जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। यस। नाउ इतना सब जानने के बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपको अर्थ इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, बट कुछ और बता देता हूँ। हाँ, कुछ छोटी छोटी चीज़ें। अर्थ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो बाहर की सरफेस होती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और जो बीच वाला हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एज मेंटल, एंड सबसे अंदर जो होता है वो कोर होता है। तो जो भी अर्थ में लैंड फॉर्म्स होते हैं, लैंड फॉर्म मतलब जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ठीक है, अलॉन्ग विद ओशियन, सीज, लेक्स एंड रिवर्स, ये सब क्या कहलाते हैं? ये अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ के ऊपर ही आते हैं ना ये पहाड़, प्लेटू, नदियां, ये सब अर्थ के ऊपर ही होंगी ना। ठीक है। तो अर्थ की थिकनेस को हम मानते हैं, अर्थ क्रस्ट की जो थिकनेस होती है अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर तक होती है। अब अर्थ की क्रस्ट में आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक जो ओशियन होती है ना, ओशियन जो बॉटम होता है, एक्चुअली ओशियन वो क्या था? खड्डा था। अब उस खड्डे में पानी भर गया। अगर पानी नहीं होता तो वो भी तो अर्थ की क्रस्ट ही होती, बट क्योंकि उसमें पानी भर गया इसलिए उसको ओशियन क्रस्ट बोलेंगे। अब ओशियन क्रस्ट थिन होती है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो थिक होती है। और कभी कभी इनकी बाउंड्री को बोला जाता है द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल। मतलब जब हम डिफरेंस करेंगे ना कि यहाँ तक क्रस्ट है, अब मेंटल चालू हो गई है, तो दोनों के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो देयर आर एक इसके बीच में होगी, एक तीन डिसकंटिन्यूटी होती हैं। आपको दो ही याद रखनी है। एक जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में होगी उसको बोलते हैं मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? मेंटल से एम से स्टार्ट होता है तो मोहरो भी एम से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये किस में होगा? मेंटल और क्रस्ट के बीच में। फिर अब हम बात करेंगे मेंटल की। मेंटल क्या होता है? बहुत ही थिक होता है और बहुत ही डेंस होता है। इसमें क्या होता है? रॉकी सब्सटेंसेस होते हैं, और ये 2900 किलोमीटर तक रेडियस तक फैला होता है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, किस तरह के रॉक्स होते हैं? मेंटल में मोस्टली जो पाए जाते हैं वो सिलिकेट, आयरन और मैग्नीशियम के रॉक्स पाए जाते हैं। और इसको कोर से जो सेपरेशन करती है, मतलब मेंटल और कोर के बीच में जो सेपरेशन होता है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग। ठीक है। ओके, फिर अब हम आ गए कोर पे। तो अर्थ कोर में क्या होता है? सबसे ये आपको मतलब मोस्टली क्वेश्चन क्या पूछे, मेंटल में क्या मिलता है? तो मेंटल में मोस्टली सिलिका रिच होता है, आयरन और मैग्नीशियम होता है। कोर में जब आप आ जाते हो तो कोर इज एक्चुअली, उसमें आयरन एंड निकल के अलॉयज होते हैं। अब एक्चुअली कोर को जो है ना हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। तो इसके बीच भी डिसकंटिन्यूटी होती है, बट हम उसको अभी नहीं पढ़ेंगे। आप दो ही याद रखो, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी, और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर एक फिनोमेना होता है अर्थक्वेक। कई बार आपने सुना होगा। अर्थक्वेक क्या होता है, किस वजह से आता है? अर्थ के अंदर क्या होती है?
होती है ना। वेरी गुड। सो अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द टेक्टोनिक मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स। हम अभी जब डिस्कस करेंगे तो समझेंगे कि अर्थ के नीचे बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो जब हमारी अर्थ सडनली ट्रेमर शेक करती है, इट इज़ बिकॉज ये मूव करती हैं, उसकी वजह से ये शेक होता है। तो अब आपको कभी कभी पूछ लेते हैं एपी सेंटर क्या होता है। तो एपी सेंटर इज दैट पॉइंट विच इज डायरेक्टली अबाउ द फोकस। फोकस क्या होता है? जहाँ से ये जो ट्रेमर स्टार्ट होता है, तो उसके ऊपर जो एग्जैक्टली पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। ओके अब आपसे पूछते हैं कि जब ये अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। उसकी वजह से सुनामी आ सकती है। सुनामी क्या हो सकती है? ओशियंस के अंदर बड़ी बड़ी वेव्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज सुनामी। तो सुनामी को हम कभी कभी अंडर वाटर अर्थक्वेक भी बोलते हैं, है ना। ये यस बड़ी वेव्स कैसे बन जाती है? जब ओशियन के नीचे प्लेट्स में मूवमेंट होगी तो ये वेव्स बड़ी होने लग जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सुनामी। अब आपसे कई बार इसका वो पूछ लिया जाता है कि इंटेंसिटी किससे नापते हैं और क्या क्या किससे नापते हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्थक्वेक की दो चीज़ें हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है इंटेंसिटी। मतलब उसका नंबर कितना है और कितनी उसमें तीव्रता है ना। इंटेंसिटी कितना कितना नुकसान करने की उसमें क्षमता है, ठीक है। तो जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं? रिएक्टर स्केल। और मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर होता है। तो आप कभी भी रिएक्टर स्केल की बात करते हो तो रिएक्टर स्केल में हमेशा नंबर बोलते हैं। पाँच पाँच उस पॉइंट का अर्थक्वेक आया, नंबर 5 नापा गया, 6.4 नापा गया। तो जब आप नंबर की बात करते हो तो वो रिएक्टर स्केल होता है। मैग्नीट्यूड इज रिएक्टर स्केल। जब आप इंटेंसिटी की बात करते हो तो फिर वो होता है मर्कैली स्केल, ठीक है। मर्कैली स्केल। मर्कैली स्केल, ओके। देन अर्थक्वेक्स होते हैं ना, वो एक पैसिफिक रिम की बेल्ट होती है, पैसिफिक रिंग, जिसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो रिंग ऑफ फायर में 90% अर्थक्वेक्स यहीं पे होते हैं, रिंग ऑफ फायर में, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? पैसिफिक ओशियन में। रिंग ऑफ फायर इज, आपसे डायरेक्ट पूछते हैं रिंग ऑफ फायर कहाँ मिलता है? पैसिफिक ओशियन। क्या होता है इसमें? अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। हाँ हाँ, सर ये अर्थक्वेक में एज यू सेड दैट प्लेट्स जो है वो टेक्टोनिकली शेक होने लगती हैं, सर वो क्यों शेक होने लगती हैं? वो डिस्कस करेंगे। अर्थ की प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से ये मूवमेंट, प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो अलग अलग तरह की मूवमेंट्स होती है। कभी कभी एक दूसरे को प्रेस कर देती हैं और ऊपर उठ जाती हैं, कभी कभी एक नीचे आ जाती है, दूसरी ऊपर हो जाती है। तो ये जो हमारी अर्थ है ना, ये एक्चुअली अलग अलग प्लेट्स के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो ये प्लेट्स मूव करती रहती हैं। क्यों मूव करती रहती हैं? बिकॉज इतनी ज़्यादा हीट है, तो हीट की वजह से मेल्ट होती रहती हैं। वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कोर ज्योग्राफी, तो उसको आगे समझेंगे। अच्छा, आज इतना ही करते हैं, फिर कल हम आगे की क्लास में वॉल्केनो और दूसरी दूसरी चीज़ें समझेंगे। वॉल्केनो कितने तरह के होते हैं, रॉक्स कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। सो विल कंटिन्यू टुमारो ऑल्सो। तो अब कल भी 9 बजे मिलते हैं। फिर कल हो सकता है थोड़ी क्लास लंबी कर लें।